वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर तक चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी में सारे प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ऑडिट कैसे करते हैं ये हमने समझ लिया था, एक्सेप्ट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लेट अस गो थ्रू द सेम कि सर ये होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। और सर ये बिजनेस फॉर्म सबसे पहले तो क्यों यूज होता है, ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो समझो यार, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इट इज नॉट लाइक ट्रस्ट, इट इज नॉट लाइक एनजीओ। मतलब यहां पर आप पैसा कमाना चाहते हो क्या? हाँ सर, दिस इज फॉर प्रॉफिट। यहां पर आप लोग दया धर्म दान करने नहीं आए हो। तो सर होता क्या है ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। बोले समझना ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मल्टीपल लोग, मल्टीपल पीपल हु आर हैविंग सेम विजन, हु आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री, लेट्स से, comes together एंड एंटर्स इनटू काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर। मतलब सब लोग साथ मिलके एक कंसेप्ट लगाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव मतलब सबका सहकार, है ना। कोऑपरेटिव मतलब सब लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, सबका सहकार। इसका एक ही मंत्र है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सबका साथ सबका विकास। यानी कि सर दे वेरी वेल नो कि भाई अगर हम लोग इंडिविजुअली कुछ काम करने जाएंगे, इंडिविजुअली कुछ बिजनेस करना जाएंगे, तो सर एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे और रीच लिमिटेड रहेगी। बट दे इवन नो कि अगर एक और एक मिल गए तो सर वो दो नहीं, वो 11 होंगे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सिनर्जी बेनिफिट, जो आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट समझा होगा। एंड एग्जैक्ट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सर लोग साथ में आते हैं, सिनर्जी बेनिफिट क्रिएट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट दे इवन पूल द रिसोर्सेस। पूल द रिसोर्सेज यानी कि सर उनका जितना भी रिसोर्स है ना, सब एक साथ इकट्ठा लगा देते हैं। अगर आज मेरे पास एक मशीनरी है तो उससे मैं कुछ प्रोडक्शन कर पाऊंगा एक्स अमाउंट का। सर अगर आज मेरे पास और चार लोग हैं और सब लोगों ने अपना अपना मशीनरी इकट्ठा कर लिया, अब सर नाउ आई कैन प्लान आउट अ बिग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राइट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सीइंग। सर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, सिनर्जी बेनिफिट, इन सबको मिला के दे क्रिएट such kind of opportunity for themselves, wherein they get a better opportunity to earn by working together on the cooperative principles rather than working individually। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो सर एक मिनट, सबका साथ सबका विकास ही चाहिए था, ये तो कंपनी में भी हो ही सकता है ना। सब लोग जिसका सेम मोटिव है, सब लोग कंपनी फॉर्म में आ जाओ। यहां पर नया क्या है? सर यहां पर नया ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स ओनली। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ किसके बेनिफिट के लिए काम करती है? सर खुद के मेंबर्स के लिए, यानी कि सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। इसके अलावा और किसी भी लोगों के लिए नहीं। सर यहां पर नया क्या है जो बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है? सर यहां पर नया ये है कि एक, कि तुम अपने मेंबर्स को भी बेनिफिट पहुंचाते हो एंड साथ साथ में प्रॉफिट कमाने का भी इंटेंशन रखते हो, बट अ रीजनेबल प्रॉफिट। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। यहां पर ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कमर्शियल बेसिस पे फुल्ली जा रहे हैं, थ्रू आउट जा रहे हैं। जैसे कि उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में बैंक्स होते हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स। सुना है भाई? बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स है कोऑपरेटिव बैंक्स के। अब सर ये कैसे काम करते हैं? फॉर एग्जांपल आज मैं अगर किसी वेल नोन कमर्शियल बैंक में जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग HDFC बैंक, ठीक है, और वहां पर जाके मैं पूछता हूँ सर मुझे कार लोन चाहिए। हो सकता है सर वो कार लोन का रेट क्या देंगे बताए? सर 9% पर एनम इंटरेस्ट रेट। इस रेट पे तुम लोग कार लोन ले जा सकते हो। सर वहीं पे मैं चला गया कोई कोऑपरेटिव बैंक, कोई एक कोऑपरेटिव बैंक में, लेट्स से कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक जो यहाँ पर है भाई, ठीक है। अब सर यहां पर क्या डिफरेंस क्रिएट होगा पता है? ये वाले लोग, मैं जैसे ही वहां पर जाऊंगा मैं बोलूंगा कि सर मुझे लोन चाहिए, दे विल से कि हाँ भाई आपको लोन मिल जाएगा, और वो भी कितने पे मिलेगा? सर लेट्स से 8.5% और 8.25%, यानी कि कम रेट पे मिलेगा, कमर्शियल बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। बट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। वो लोग मेरे सामने कंडीशन रखेंगे कि भाई ये लोन तुमको तभी मिलेगा, ओनली एंड ओनली इफ यू, ओनली एंड ओनली इफ यू बिकम दी मेंबर ऑफ आर बैंक। और इसका मेंबर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर परचेज ऑफ शेयर्स।
इसके जो शेयर्स होते हैं ना भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो हमें खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, तब जाके हम मेंबर बनते हैं और उसके बाद हमें उसमें बेनिफिट मिलता है। लाइकवाइज ये तो बैंक की ओर बहुत दूर चला गया। बहुत नजदीक में देखे तो आपके सोसाइटीज भी होंगे जहां पर आप रहते हो सर, वो भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। जैसे ही आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर लेते हो तो आपको मालूम है वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको शेयर सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। मतलब आप मेंबर बनते हो तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल ही जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रांसफर फीस वगैरह पे करना पड़ता है। 25,000, 50,000, 5,000, डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग। करेक्ट। और एक बार आपको उसके शेयर सर्टिफिकेट मिल गए, नाउ यू आर द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके बाद उस सोसाइटी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी अलग अलग बेनिफिशियल प्रोग्राम्स हो रहे हैं फॉर दी मेंबर्स, सर उन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग क्लैरिटी कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड इसको यहां से। देखो यार, सबसे पहले ना डेफिनेशन दिया है उसका कि भाई कोऑपरेटिव क्या होता है। सबसे पहले अब कोऑपरेटिव क्या है सर? कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऑटोनॉमस यानी कि सर ऐसा कोई उनको कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर रहा। ऑटोनॉमस, वो खुद इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉलेंटरीली, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की भाई, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर उनको आना है तो साथ में आ सकते हैं, अगर उनको इंडिविजुअली काम करना है तो कर सकते हो, किसी को कुछ नहीं पड़ी भाई। ठीक है सर। सर क्यों ये साथ में आते हैं, वॉलंटरीली भी क्यों आते हैं ये साथ में? टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस, है ना। अगर तुम सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आए हो तो वो इकोनॉमिक होता है, जैसे बैंक है, बैंक का इंटेंशन वही है। लेकिन सोशल एंड कल्चरल नीड्स भी होते हैं कि हाँ, जैसे मैंने बोला हाउसिंग सोसाइटी है तो वहां पर सोशल नीड्स है ना। वहां पर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक भी है, पैसे भी लेने हैं जिससे कि मेंबर्स का बेनिफिट के लिए हम लोग काम कर पाए। बट अलॉन्ग विद दैट सोशल इज अ प्राइमरी मोटिव, कि सब लोग साथ में इकट्ठा अच्छी तरीके से रहे। करेक्ट। तो कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल नीड्स थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज। जैसे मैंने बोला था सर, ये कैसा है? इफ यू आर बिकमिंग द मेंबर, यानी कि जिन जिन लोगों के पास शेयर सर्टिफिकेट है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सर वो सब लोग जॉइंट ओनर्स है ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। गेटिंग क्लैरिटी? और सर ये जो कोऑपरेटिव फॉर्म में, सोसाइटी के फॉर्म में कोऑपरेशन चलता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रेगुलेटरी एक्ट बना हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, राइट। अच्छा सर, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, कि देयर इज वन थिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देयर इज अनदर थिंग which is called which is called मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको मैं कहाँ लिखूं? हाँ, इधर ही लिख देते हैं फिलहाल तो। वर्सेस we have another thing that is called मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सर ये दोनों में फर्क क्या है? आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे कि क्या फर्क है। उसके नाम में ही फर्क छिपा हुआ है कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि एक ऐसा सोसाइटी जिसका काम लिमिटेड है, जिसका काम लिमिटेड है टू वन स्टेट। लेकिन इफ सोसाइटी वर्क्स इन मोर देन, इसको मोर देन वन स्टेट, अगर एक स्टेट से ज्यादा में वो काम करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स के कैटर करते हैं, देन इट बिकम्स अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है सर, ये दोनों अलग अलग है, उन दोनों के एक्ट्स भी अलग अलग है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, हर एक अपने अपने अलग अलग स्टेट के भी खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होते हैं, राइट। लाइकवाइज सर, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके लिए अलग एक्ट बनाया गया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सर ये दोनों एक्ट में प्रोविजंस बहुत सारे ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सेम भी है। सर हमें जो अलग है ना, जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है ना, उसको खास ध्यान रखना है। सेम है वो तो खैर एक जगह से याद करोगे दूसरी जगह याद रह ही जाएंगे, बट सर डिफरेंशिएशन कहां पर है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एंड वी आर गोइंग टू लर्न इट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वापस एक बार उन्होंने बताया है कि इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बोला था सर, ये एनजीओ एनपीओ नहीं है, ये एक क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विद अ स्पेशल मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक स्पेशल मोड से काम करता है। कौन सा स्पेशल मोड?
सर वो एक और एक 11 सिनर्जी बेनिफिट को मिला के काम करता है। बाय पुलिंग टुगेदर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कोऑपरेटिवली, सर सबकी मर्जी से सबके प्रोडक्शन मीन्स जो है वो सबको इकट्ठा किया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, यानी कि सर हमारा प्रॉफिट जो मिडलमैन खा जाता है, जो एजेंट्स खा जाते हैं कमीशन के फॉर्म में, सर उनको हटाओ, हम साथ में मिलके डायरेक्टली काम करेंगे। एंड इवन एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस, अगर तुम अकेले होंगे तो बाहर वाले लोग तुम्हें आके तोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम इकट्ठा सब लोग काम कर रहे हो तो सर यूनिटी स्ट्रेंथ, राइट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर एक्सप्लोरिंग थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन फालतू है इसके बाद वाला कि यार एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो। भाई वो सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग जो बाकी सारे बिजनेस फॉर्म्स में करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग कैसे करना है, अकाउंटिंग मेंटेन करने में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करने में, राइट, उनके इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न फाइल करने में, उनका अकाउंटिंग करने में, उनका टैक्स प्लानिंग करने में, उनको अगर और भी कुछ मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए उसमें भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, और ऑडिट करवाना है तो हम है ही। इन शॉर्ट वो सारी सर्विसेज जो हम बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं, सर वही सेम टू सेम सर्विसेज हम यहाँ पर भी प्रोवाइड करते ही है। सो अगेन नथिंग न्यू। सर हमारी बात तो ऑडिट की हो रही है ना, तो हम वहां पर स्टिक टू रहते हैं ना भाई, कि एग्जैक्टली ऑडिट के लिए रिगार्डिंग हमें क्या ध्यान रखना है। चलिए, सो हम फिलहाल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, लेट अस गो टू दैट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके साथ साथ में ही ना मैं यहां पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी लिखने वाला हूं, यानी कि डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो पॉइंट्स अलग अलग है दोनों में उसका। फाइन। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो देखो भाई जैसे कंपनी के केस में आरओसी होता है रजिस्ट्रार, बिल्कुल वैसे सोसाइटी के केस में भी रजिस्ट्रार होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत अगर तुमको ऑडिट करवाना है तो सर वो ऑडिट कौन करवाता है, सर दैट ऑडिट इज बेसिकली ऑर्डर्ड बाय रजिस्ट्रार, दैट ऑडिट इज बेसिकली दैट ऑडिट इज बेसिकली ऑर्डर्ड बाय रजिस्ट्रार। तो चलिए यहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, ऑब्वियसली रजिस्ट्रार। यानी कि सर मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ये पावर नहीं है क्या, मेंबर्स के पास ये पावर नहीं है क्या, जी नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ये यहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा। बोले ठीक है सर। दूसरा, अच्छा एक मिनट सर, ऑडिट क्योंकि रजिस्ट्रार करवा रहा है, वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी रजिस्ट्रार ही कर रहा है, तो ऑडिट की फीस कौन पे करेगा, ऑडिट फीस कौन पे करेगा। सर उन्होंने बोला भाई वो गवर्नमेंट थोड़ी बेयर करेगी, ऑडिट का फीस कौन बेयर करेगा, सर वो तो सोसाइटी ही बेयर करेगा। समझ रहे हो भाई, जोरदार प्रोविजन है कि सर हाँ यहाँ पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार करेगा, उसको ऑडिट को कंडक्ट भी रजिस्ट्रार करवाएगा, बट मेक श्योर व्हेन इट कम्स टू पेमेंट ऑफ फीस, सर वो फीस पेमेंट करेगा सोसाइटी खुद। ऑल राइट। सर तीसरा, ऑडिटर कौन हो सकता है, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, बताइए सर, अब ये ऑडिटर कौन हो सकता है। सर पूछना क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है ऑडिटर, खत्म आंसर। उन्होंने बोला नहीं सर, व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ सीए ही ऑडिटर नहीं हो सकता, ओवर एंड एबो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो तो हो ही सकता है, लेकिन इसके अलावा भी किसी और को परमिशन दिया है क्या उन्होंने, उन्होंने बोला यस सर, सम अदर पर्संस आर आल्सो अलाउड टू बी दी ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो अलग लोग कौन है, भाई ऐसे लोग जिनके पास क्या है, गवर्नमेंट डिप्लोमा है इन दी कोऑपरेटिव अकाउंट्स, जिन्होंने क्या किया हुआ है, बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर में डिप्लोमा किया हुआ है, पर्सन्स होल्डिंग डिप्लोमा इन
कोऑपरेटिव अकाउंट्स। और ये कहां से मिला है उनको? और ये कहां से मिला है उनको? थ्रू गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में नहीं, वे वो क्लासेस चलते हैं वो कि 25,000 में तुमको 5 दिन में सिखा देंगे। सर वो वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। गवर्नमेंट डिप्लोमा जिन्होंने जिन्होंने पास किया हो, जिनके पास है, सर वही लोग हो सकते हैं। सर यहां पर खत्म? उन्होंने बोला अगेन नहीं सर, देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ पर्सन हु इज अगेन अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। और अब ये क्या है? उन्होंने कहा सर एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन हु हैज सर्व्ड एज एन ऑडिटर इन दी गवर्नमेंट फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। सर कोऑपरेटिव सेक्टर में, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी एज अ ऑडिटर काम किया हुआ है, मेक श्योर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिंग एज अ ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। दे आर सेइंग पर्सन हु हैज एक्टेड एज ऑडिटर। कहां पर? इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गेटिंग क्लैरिटी? सर उसको भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी के ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर सकती है। गेटिंग क्लियर? तो सर वापस एक बार 3 पॉइंट पढ़े। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सर वो हमेशा रजिस्ट्रार ही करेगा। सर फीस कौन पे करेगा? तो भाई नहीं, वो तो सोसाइटी करेगी, वो गवर्नमेंट बेयर नहीं करेगा। सर ठीक है, ऑडिटर कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो ही सकता है। इसके अलावा सर ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्ड करता है इन दी कोऑपरेटिव अकाउंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट डिप्लोमा, वो हो सकता है। दैट इज द सेकंड। एंड द थर्ड एलिजिबिलिटी इज कि सर आपने अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, सॉरी, गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अगर ऑडिटर के तौर पे काम किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटी का ऑडिटर बनने के लिए। बोलो भाई, क्लियर? प्रीटी सिंपल। सर उसके बाद ना उन्होंने एक पॉइंट बताया है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो लोग क्या क्या चीजें मेंटेन करेंगे। वापस सर हम लोग कंपनी के केस में क्या क्या मेंटेन करते थे, एग्जैक्टली वही चीजें करनी है। वो 3 चीजें याद है भाई? 3 चीजें याद है? पहला, एलएलपी के केस में भी पढ़ा था यहाँ पर। पहला सर मैन्युफैक्चरिंग वाला, है ना, यानी कि सर परचेज से, परचेज सेल्स, सिमिलरली इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। सो वो मैन्युफैक्चरिंग वाला, इन शॉर्ट यू कैन से ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, वो सब मेंटेन करना है सर। फिर पी एंड एल अकाउंट, यानी कि ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, है ना, all sums of money received and expended, यानी कि पी एंड एल। एंड द लास्ट वन being assets and liabilities, यानी कि बैलेंस शीट। करेक्ट? हाँ, यहां पर पी एंड एल नहीं, आप लिख सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। गेटिंग क्लैरिटी? अगेन यहां पर ऐसा कुछ है नहीं सर। इसके अलावा एडिशन में बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ये 3 बेसिकली मेन आइटम्स है कि जो आने चाहिए। लेकिन इसके अलावा एग्जैक्टली तुम क्या क्या चीजें मेंटेन करोगे, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हो? उन्होंने बोला हाँ सर बिल्कुल, कि भाई इन एडिशन तुमको क्या क्या चीजें मेंटेन करना पड़ेगा। सर नॉर्मली जो हम लोग मेंटेन करते हैं यार, जैसे कि आ गया कैश बुक। सर कैश बुक तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? उन्होंने बोला हाँ सर, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, तो सर हो सकता है आपके कुछ डेटर्स होंगे, है ना, और वो डेटर्स का पैसा अगर आना बाकी है लंबे समय से, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको रिकवरी करना पड़ेगा। करेक्ट? उनसे कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार से पैसे निकलवाने पड़ेंगे, तो सर उसका भी रजिस्टर मेंटेन करो तुम। ठीक है? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि भाई कितने लोगों से कितने पैसे लेना बाकी है और वो कब ड्यू हो रहे हैं, कितना ओवर ड्यू हो चुका है, सर ये सब कुछ तुम एक बुक में मेंटेन करके रखो। कैन यू से काइंड ऑफ लेजर? हाँ, बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डेटर्स के लिए है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि सर आपको क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सर डेटर्स के पास से कितना पैसा लेना बाकी है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करो। बोले ठीक है सर। इसके अलावा
हो सकता है ना भाई, तुम बिजनेस में हो तो किसी ना किसी, जैसे कंपनी एक दूसरे को लोन देती है, इंटर कॉर्पोरेट लोन, बिल्कुल इसी प्रकार से एक सोसाइटी भी दूसरे सोसाइटी को लोन प्रोवाइड कर सकती है ना, इफ रिक्वायर्ड। आंसर इज यस सर, बिल्कुल कर सकती है। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि एक और चीज मेंटेन करो, रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। कैन यू से, यानी कि पहले कैश बुक और उसके बाद दो रिकवरी के रजिस्टर, एक डेटर्स के पास से, दूसरे जिन जिनको लोन दिया है उनके पास से। लेकिन सर लोन का काम यहां पर खत्म नहीं होता। सॉरी, उन्होंने क्या बोला, एक तो ये आ गया रिकवरी ऑफ लोन, इसके अलावा सर लोन रिकवरी किया है मतलब आपने ग्रांट भी तो किया होगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि सर एक और रजिस्टर मेंटेन करो, रजिस्टर ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लोन, कि आपने किन किन लोगों को लोन ग्रांट किया था, किस कंडीशन पे ग्रांट किया था, राइट सर, वो भी इंश्योर करो आप मेंटेन करें। और इसके अलावा एनी अदर सब्सिडरी, आप सबका फेवरेट पॉइंट, एनी अदर, है ना, एग्जाम में और कोई पॉइंट याद आए ना सर, ये एनी अदर वाला पॉइंट तो याद आ ही जाता है, राइट। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इतना सिंपल चीज उन्होंने बताया है, तो ये मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगेन नेक्स्ट पॉइंट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग। बोले अब सर ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग मतलब, अच्छा कंपनी के केस में क्या कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि तुम एक परसेंटेज ऑफ शेयर से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते? सर ऐसा थोड़ी होता है, हम हमारी कैपेसिटी के ऊपर देखेंगे, हमको एक शेयर ही खरीदना परवड़ सकता है तो हम एक शेयर खरीदेंगे। सर हमको अगर ऑलमोस्ट 80-90% शेयर खरीदना परवड़ सकता है, अपनी जेब को, अपने पास पैसे है, तो सर हम जितने चाहे उतने शेयर खरीद सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सर, सोसाइटी में होता है। क्यों? देखो यार, कंपनी में हम जानते हैं कि अगर हमने 50% या उससे ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा शेयर ओन कर लिए, तो हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा डिसीजन मेकिंग में, यानी कि हम जो बोलेंगे ना वो होने के चांसेस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में तो 100% हो जाएंगे। अगर 75% या उससे ज्यादा कर लिया तो सर हर एक डिसीजन हम जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। कैन यू से सर हम कंट्रोल एग्जर्ट कर पाएंगे? आंसर इज यस। बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, हमने पढ़ा सर ये सिर्फ सोसाइटी नहीं है, ये कौन सा सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सर सबका साथ सबका विकास। सर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि एक बंदा डिसीजन ले और अपने बेनिफिट के लिए काम करे। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का मतलब ही होता है कि सर किसी एक जन पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा, सर एज अ होल सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं उन सबके बेनिफिट के लिए काम होगा, सबका साथ सबका विकास, खुद का विकास नहीं। गेटिंग क्लैरिटी? एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि सर यहां पर ना एक बंदा वो बहुत ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता, एक रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। लॉजिक के साथ क्लियर? रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला? अब सर ये देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन क्या डाला। सर दे आर सेइंग कि एक बंदा मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर सकता है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर सकता है? उन्होंने बोला मैक्सिमम 20% शेयर्स पर, जितने भी शेयर है उसके 20% शेयर्स, या तो फिर और नॉमिनल वैल्यू, और यू कैन से फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1000 रुपीज। सर विच एवर इज लेस, विच एवर इज हायर, ऐसा कुछ नहीं लिखा क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय डिफॉल्ट हो जाता है ये विच एवर इज लोअर, बाय डिफॉल्ट हो जाता है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, राइट। आई होप दैट इज गेटिंग क्लियर कि सर रेस्ट्रिक्शन क्या है, या तो आप मैक्सिमम 20% शेयर होल्ड कर सकते हो, या तो फेस वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा का शेयर होल्डिंग तुम नहीं रख सकते। बट देयर इज अ कैच। सर ये रेस्ट्रिक्शन किसके लिए? this restriction shall apply for members of the society, है ना। लेकिन सर व्हाट इफ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स होल्ड करता है? सर क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स होल्ड करने में ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? दैट इज द क्वेश्चन। सो ओवर हियर इफ यू रीड फ्रॉम द मॉड्यूल, आपका मॉड्यूल साथ साथ में ओपन होगा, राइट। तो इफ यू रीड फ्रॉम द मॉड्यूल, दे आर क्लियरली सेइंग नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी। मतलब कैन यू से कि सर ये रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग है ना, उसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन यानी कि सर इसको
ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। और एक्सेप्शन में कौन फॉल होता है सर? नो वन एल्स बट रजिस्टर्ड सोसाइटी। अगर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो वो क्या 20% से ज्यादा शेयर होल्ड कर सकते हैं? यस सर, अलाउड। सर क्या वो फेस वैल्यू 1,000 रुपए से ज्यादा का शेयर होल्ड कर सकती है? आंसर इज यस सर, उनको ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं पड़ता। बोलो, आई होप गेटिंग क्लैरिटी एवरीवन। समझ में आ रहा है? ये 5 पॉइंट्स पढ़े उसमें भाई सबको? कोई भी डाउट पड़ी हो कहीं पर पूछ लेना। So next we have restriction on loans. अब सर ये लोन सिर्फ बोल दिया, लेकिन ये लोन्स टेकन है या लोन्स गिवन है, पर वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि यहां पर हम लोग लोन ग्रांट करने की बात कर रहे हैं, मतलब किसी को लोन देने की बात कर रहे हैं। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी को भी लोन दे सकता है क्या? नहीं सर, वापस याद करो, शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, शुरुआत में हमने समझा था कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ओनली एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स। लोन, याद है बैंक का एग्जांपल दिया था अभी, एचडीएफसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। क्या कोऑपरेटिव बैंक मुझे ऐसे ही लोन देगा कभी भी? सर बिल्कुल नहीं देगा, राइट? सो लोन्स, ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लोन्स गिवन, है ना? और वहां पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि सर लोन सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जा सकता है? किसको दिया जा सकता है? कैन बी गिवन टू मेंबर्स ओनली। बोलो भाई, गेटिंग क्लियर? सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकता है वो, किसी और को नहीं। बट नाउ देयर इज अगेन अ कैच, देयर इज अगेन अ कैच। उन्होंने बोला सर जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग था, करेक्ट नीतीश, सिर्फ मेंबर्स को। पर जैसे ऊपर हमने देखा यहाँ पर कि भाई शेयर होल्डिंग का भी रेस्ट्रिक्शन था और उसके एक्सेप्शन में रजिस्टर्ड सोसाइटी को डाल दिया था। सर बिल्कुल वैसे यहां पर भी ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने बोला हाँ, वापस आइडियल जनरल प्रोविजन इज कि तुम सिर्फ अपने अपने मेंबर्स को ही लोन्स दे सकते हो। बट अगर कोई दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसको, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन प्रोवाइड करना है, तो सर क्या तुम दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे सकते हो? दे सेड यस, एक्सेप्शन इज अगेन अ रजिस्टर्ड, अरे उल्टा लिख दिया, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन यहां पर एक और कैच है, सर तुम ऐसे ही नहीं दे सकते, ये एक्सेप्शन इज विथ अ स्पेसिफिक प्रोविजन कि तुम ये रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे सकते हो, बट विथ स्पेशल परमिशन फ्रॉम रजिस्ट्रार। यानी कि सर अगर तुम दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन देना चाहते हो तो तुम दे सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको क्या चाहिए? स्पेशल परमिशन चाहिए। और ये स्पेशल परमिशन किससे लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास से, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास से। अगर वो परमिशन दे तो तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे सकते हो, अगर नहीं दे तो सर ये तो जनरल प्रोविजन है, मेंबर्स को तो तुम दे ही सकते हो। गेटिंग क्लियर? अच्छा सर, ये लोन देने की बात है, सर व्हाट इफ लोन लेने की बारी आए तो? व्हाट इफ लोन लेने की बारी आए तो रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स है क्या? रेस्ट्रिक्शन ऑन, एक मिनट इसको ऊपर, हाँ। पर अगर बात आती है बोरोइंग्स की, यानी कि हमें पैसे उठाने हैं, तो क्या उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, तुमको पैसे देने हैं किसी को तो ध्यान रखो कि सिर्फ अपने मेंबर्स को पैसे दो। लेकिन अगर पैसे लेने की बात है तो क्या वो तुम सिर्फ मेंबर से ही उठा सकते हो? नहीं भाई, उन्होंने बोला सर अगर पैसे लेने हैं ना, वो तो तुम किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वो आपको पैसा देना चाहिए। सो बेसिकली दैट मीन्स दैट मीन्स देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स। सर पैसा उठाने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लैरिटी भाई, समझ में आ रहा है? चलिए, प्रेटी सिंपल।
है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हमने यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहला ये ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, ऑडिट फीस कौन पे करेगा, ऑडिटर कौन हो सकता है, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा, ये तो सिंपल पॉइंट था। रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई ये सब जगह से ना क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हर एक ये इंडिविजुअल पॉइंट है ना, इसके ऊपर से केस स्टडी बन सकता है। तो खास ध्यान रखिएगा, आपको इसको अच्छे से समझना है, दिमाग में उतार लेना है। रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स टू बी गिवन, सर पैसे देने की बात है सिर्फ मेंबर, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हो, लेकिन उसके लिए परमिशन लगेगा, स्पेशल परमिशन फ्रॉम रजिस्ट्रार। और सर अगर पैसे लेने की बात है, सर कहीं से भी उठाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ओके सर, नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने बोला सर पैसे आ गए, तुम्हारे पास पैसे बच गए, एक्सेस पैसा, तो उसका तुम क्या करोगे। सर उसको इन्वेस्ट करने की बात आएगी। तो यहां पर अब बारी आ रही है इन्वेस्टमेंट की। क्या भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है क्या। उन्होंने बोला सर अगेन नहीं, कहीं पर भी तुम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तुम इक्विटी मार्केट में डाल दिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दिए, क्या ये चलेगा। दे आर सेइंग नहीं, यू नीड टू एंश्योर कि ये पैसा ऐसी जगह पे जाना चाहिए जो प्रिंसिपल उसका सेफ रहे, इंटरेस्ट उसके ऊपर कम मिलेगा, रिटर्न्स उसके ऊपर कम मिलेगा, थोड़ा तो चलेगा, बट प्रिंसिपल अमाउंट का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने बोला कि भाई कुछ 5 जगह है जहां पर तुम अपने पैसे को पार्क कर सकते हो, अपने एक्सेस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो 5 जगह कौन सी है, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड। उन्होंने बोला सबसे पहले तो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। दैट्स द रीजन व्हाई दे सेड, स्टेट नहीं पहले सेंट्रल आएगा ना। चलिए तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया सर, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। सर जो सेंट्रल एंड स्टेट बैंक्स है ना, उसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन कौन सी, कोऑपरेटिव बैंक। बोले ठीक है। इसके बाद उनको याद आया कि यार सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट क्यों, कोऑपरेटिव बैंक तो सेंट्रल एंड स्टेट के अलावा लोकल भी हो सकता है ना। इसलिए उन्होंने बोला अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यानी कि सर कैन यू से, ये पहले 2 पॉइंट से हमें इतना तो समझ में आया सर, चाहे सेंट्रल एंड स्टेट हो ना हो, बस कोऑपरेटिव बैंक होनी चाहिए। अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो उसमें तुम अपना पैसा पार्क कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो, दैट इज अलाउड। बोलो गेटिंग क्लैरिटी। अच्छा इसके अलावा अभी मैंने समझाया था, ट्रस्ट के केस में भी ट्रस्ट एक्ट ने, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट, उन्होंने भी रेस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं कि भाई तुम अपने पैसे कहां कहां पर पार्क कर सकते हो। तो वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट है ना, इसीलिए यहां पर उन्होंने इसका रेफरेंस दे दिया कि भाई मोड्स अलाउड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जो भी अलाउड है उसमें भी तुम पैसा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो पहले दो कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट जहां पर परमिट करता है वो कर लो। अच्छा फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्टिंग, ये इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा अचानक से। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। हम्म, नेक्स्ट पॉइंट, अभी उन्होंने क्या बोला सर, शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर। एक मिनट एक मिनट सर, क्या बात कर रहे हो। अभी तो आपने बोला था इन सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बात तो सुनो, वो लोग ने क्या बोला सर, शेयर सिक्योरिटी और डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये किसके होने चाहिए, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आया, यानी कि किसी कंपनी के शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर की बात नहीं हो रही सर, एक दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर है, उसमें तुम इन्वेस्ट करो। सर इंटेंशन समझ में आ रहा है, दे आर ट्राइंग टू से कि अगर तुम्हारे पास एक्सेस पैसा है तो तुम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही दे दो, ताकि उनके पास अगर नहीं है तो वो लोग अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज कर पाए, और सामने आपको रिटर्न तो मिलने ही वाला है। गेटिंग क्लियरिटी, समझ में आ रही है, राइट। सो यस सर, इन्वेस्टमेंट वापस शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर में कर सकते हो, बट दैट शुड बी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट अलाउड। एंड इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप सबका फेवरेट, एनी अदर मोड एज अलाउड बाय गवर्नमेंट, एनी अदर मोड एज
अलाउड, अगर कोई इसके अलावा का मोड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करता है तो सर कर सकते हो उसमें भी। बाकी ये 4 पॉइंट तो है। लॉगिन क्लैरिटी प्रीटी सिंपल। कौन सा पॉइंट था ये अपना? एट्थ वाला। नेक्स्ट। चलिए अब बारी आती है वापस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, एंड दैट इज दे आर सेइंग, एक है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस। अच्छा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है कि भाई तुमने जितना भी पैसा कमाया, क्या कंपनी के केस में याद करो थोड़ा सा, अगर कंपनी ने लेट से 100 रुपए कमाए पूरे साल में, तो क्या वो 100 के 100 रुपए लोगों को डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हैं क्या? या उनको कंपलसरीली कुछ ना कुछ प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करके रिजर्व्स में डालना ही पड़ेगा? याद करो सर, कंपनीज एक्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला चैप्टर, जहां पर आपने पढ़ा होगा कि सर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट में नहीं है, यानी कि it is not mandatory for companies to transfer a certain portion of their profits to the reserves. अप्रोप्रिएशन करना मैंडेटरी नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर या यहां पर प्रोविजन थोड़ा सा अलग है। आंसर इज यस। यहां पर उन्होंने कहा है कि सर कंपल्सरीली इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी टू ट्रांसफर prescribed percentage of profits to reserve। सर कंपलसरी है आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा अपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। सर ये प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज कितना है ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है तो आपको कंपलसरीली उस परसेंटेज के अमाउंट को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो इंटरनली आप लोगों को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में उसको मेंशन करके अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट कंपलसरी है, आप 100% प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ पैसा प्लाउ बैक करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, कोई पर्टिकुलर रेट आपके लिए यहां पर नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट, अगेन कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस। अब सर ये क्या है? क्या आपको कंपलसरी चैरिटी करनी पड़ेगी क्या? उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कंपलसरी चैरिटी नहीं है। लेकिन सर चैरिटेबल पर्पस में तुम लोग जो भी कंट्रीब्यूशन करते हो ना, उसका एक लिमिट बता दिया उन्होंने। उसका क्या कर दिया उन्होंने? एक लिमिट बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आज तुम प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो या कंपनी में कर रहे हो या एलएलपी में कर रहे हो, सर तुमने जितना पैसा कमाया, तुमने एक भी रुपया रिजर्व में तो ट्रांसफर किया ही नहीं, उल्टा सारा का सारा पैसा लेट से सीएसआर एक्टिविटी में लगा दिया। सर क्या चलेगा ये? आपको तो सीएसआर एप्लीकेबल भी नहीं है 135 के हिसाब से कंपनीज एक्ट के, बट फिर भी आपने अपनी इच्छा से वॉलंटरली सारा पैसा सीएसआर एक्टिविटी में डाल दिया, क्या ये चलेगा? यस सर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अंडर कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कहीं पर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में दे आर सेइंग कि भाई तुम चैरिटी करना चाहते हो तो करो, अच्छी बात है, बट सर ये आपका अकेले का पैसा नहीं है, ये सब के सारे मेंबर्स का पैसा है। तो और यहाँ पर आप बिजनेस करने आए हो, तो सर वी आर गोइंग टू एंश्योर कि आप चैरिटी करो, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक, बाकी का पैसा आप चैरिटी में नहीं डाल सकते। आपको अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए वो पैसा यूज करना पड़ेगा, ना कि बाहर के लोगों के बेनिफिट के लिए। क्योंकि समझ रहे हो चैरिटी किसका होगा? सर चैरिटी होगा फॉर अदर देन मेंबर्स। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? सर फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स। समझ में आ रहा है? इसीलिए चैरिटी को उन्होंने फुल्ली बैन नहीं किया, रेस्ट्रिक्शन बैन नहीं कर दिया उन्होंने, प्रोहिबिट नहीं किया, लेकिन सर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन ये कहता है कि भाई आपका जो भी नेट प्रॉफिट है, आपका जो भी नेट प्रॉफिट है, उसमें से सबसे पहले तो तुम क्या करोगे? ये वाला पॉइंट 9th नंबर पॉइंट के हिसाब से अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स होगा, है ना? एक परसेंटेज अमाउंट तुम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, है ना? और उसके बाद तुम्हारा जो पैसा बचता है, उसके बाद जो तुम्हारा पैसा बचता है आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग सर्टेन अमाउंट टू रिजर्व्स फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, सर इसका
10% मैक्सिमम, इसका 10% मैक्सिमम पैसा तुम क्या कर सकते हो? दिस कैन बी यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? सर अगेन, आज तक एग्जाम में आईसीआई ने कभी भी कैलकुलेशन ऐसा नहीं पूछा है, बट यू नेवर नो, आप लकी हो सकते हो, ठीक है, कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए। लेकिन सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा। पर अगर चैरिटी के लिए तुम पैसा देना चाहते हो, सर तुम्हारा जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले अप्रोप्रिएशन माइनस कर लो, उसके बाद जो पैसा बचता है उसका 10% मैक्सिमम तुम लोग चैरिटी के लिए यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है? बोले ओके सर। सर क्या तुम जो भी पैसा है जो तुमने रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया, ये वाला अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये रिजर्व्स का पैसा जो भी है, तुम उसको कहां कहां पर यूज कर सकते हो? फॉर व्हाट पर्पस यू कैन यूज? कौन सा पॉइंट था अपना? 10 हो गया ना? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। भाई ये जो रिजर्व में तुमने पैसा ट्रांसफर किया उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हो? तो उन्होंने बोला सिर्फ 3 जगह पे हो सकता है। कितनी जगह पे हो सकता है सर? सिर्फ 3 जगह पे उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। और वो 3 जगह कौन सी है? सबसे पहला तो वर्किंग कैपिटल ऑफ सोसाइटी। भाई तुम अपनी ही सोसाइटी में अगर तुमको पैसों की जरूरत पड़ी, पैसों की तंगी हो गई, तो तुम उसको वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज कर सकते हो। बोले ठीक है सर। दूसरा, फॉर प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी, फॉर प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तुम्हारा सोसाइटी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जिस बिजनेस पर्पस के लिए तुम काम कर रहे हो सर, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको फर्दरेंस के लिए तुम ये पैसे को यूज कर सकते हो। बोले ठीक है सर, यानी कि पहले तो अपनी सोसाइटी के लिए, ठीक है, पहले खुद की सेवा करें, राइट? सो पहले वर्किंग कैपिटल अपने ही सोसाइटी में तुम यूज कर सकते हो, या तो फिर अपने ऑब्जेक्ट्स के प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हो। और सर अगर ये दो में तुमको जगह नहीं है, कहीं पर भी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो व्हाट यू कैन डू सर? यू कैन इन्वेस्ट। आप क्या कर सकते हो? यू कैन इन्वेस्ट एज अलाउड। और सर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या कि इन्वेस्टमेंट कहां पर और कैसे हो सकता है? बिल्कुल पढ़ लिया। ये रहा पॉइंट नंबर 8 में कि सर ये जो मोड है प्रिस्क्राइब्ड मोड, उसमें तुम इस पैसे को इन्वेस्ट कर लो, फालतू खर्चा मत करके आओ। गेटिंग क्लियर? समझ में आ रही है भाई? यस एवरीवन। ओके। सिंपल जा रहा है ना? अच्छे से दिमाग में उतर गया है ना भाई? सिंपल जा रहा है? हाँ। ओके ठीक, परफेक्ट। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है? दैट टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड। क्या तुम एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूशन करना चाहो तो कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। तो दैट सिंपल पॉइंट, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। उन्होंने बोला सर ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, इट इज चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि तुम एक्सपेंस कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। अप्रोप्रिएशन यानी कि तुम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो ऐसा नहीं माना जाएगा, राइट? सो एजुकेशन फंड में इफ यू आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट, दैट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन द प्रॉफिट, मतलब दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। उसको लिख देता हूं मैं, हालांकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया सर? अलाउड बट ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट में से माइनस होगा, वो एक्सपेंस है, एंड नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो रिजर्व में ट्रांसफर किया ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है? दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी में और भी कुछ यूनिक फीचर्स आपको समझाए गए हैं, जैसे ओवर ड्यू डेट्स। अच्छा, अभी क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो सर सिंपल सी बात है, उसमें ओवर ड्यू डेट्स तो हो ही सकता है।
डेटर से पैसा लेना बाकी हो, वसूलना बाकी हो, सर ऐसा तो हो ही सकता है। सर उसका डिस्क्लोजर तुम लोग कैसे करोगे? यहां पर उन्होंने बताया है कि सर उसके दो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देना जरूरी है। ओवरड्यू डेट्स के कितने दो डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट देने हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर कौन से हैं? सर ओवरड्यू फॉर मोर देन 6 months अप टू 5 years। पहला पोर्शन क्या है तुम्हारा कि सर 6 महीने से ज्यादा लेकिन 5 साल तक का वो ओवरड्यू है। और दूसरा है ओवरड्यू फॉर मोर देन 5 years। सर ये दो बाइफर्केशन आपको देने हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला है। अरे ठीक है, नेक्स्ट। अब उन्होंने बोला अगर ओवरड्यू डेट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक है और बैंक ने लोन दिया हुआ है, तो उनके लिए तो अगर लोन वापस नहीं आया तो ओवरड्यू डेट ही हुआ। तो ओवरड्यू डेट का डिस्क्लोजर तो हो गया ये दो अलग अलग तरीके से कि भाई पहला मोर देन 6 months अप टू 5 years ओवरड्यू, एंड दूसरा मोर देन 5 years ओवरड्यू। अब उन्होंने बोला सर अगर ये ओवरड्यू डेट्स के ऊपर इंटरेस्ट है, वो भी तो ओवरड्यू होगा। दैट इज बेसिकली ओवर ड्यू इंटरेस्ट। आई थिंक इसमें मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ऑडिट में आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि सर ओवर ड्यू इंटरेस्ट यानी कि क्या। क्या हम उसको एज अ बैंकिंग सेक्टर, या बैंकिंग नहीं भी है, बैंकिंग के लिए तो पढ़ लिया ऑडिट ऑफ बैंक में कि भाई अगर ओवर ड्यू इंटरेस्ट है तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि P&L में हम उसको इनकम के तौर पे बुक नहीं करते हैं, करेक्ट। और अगर कर लिया है तो उसको रिवर्स कर लेते हैं। लाइकवाइज यहां पर भी उन्होंने बोला कि भाई अगर इंटरेस्ट ओवर ड्यू है तो भाई तुमको मिला ही नहीं है, तो तुम अक्रूवल नहीं कैश बेसिस पे शिफ्ट हो जाओ। सर एलिमिनेट सच अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट में ये अमाउंट शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा तुमको मिला ही नहीं और वो ओवरड्यू हो चुका है, जो उसका ड्यू डेट था उससे भी ज्यादा हो चुका है, तो मैं उसको मत दिखाओ। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट, बैड डेट्स। सर बैड डेट्स क्या होते हैं कि भाई अब भूल जाओ, अब पैसा तुमको नहीं मिलने वाला। सर ये बैड डेट्स कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं? अकाउंटिंग का कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अगर मैनेजमेंट को कभी भी ऐसा लगा कि अब ये पैसे नहीं आने वाले, तो मैनेजमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस अमाउंट को ड्यू की जगह पे बैड डेट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, करेक्ट है ना? ये पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है? मैनेजमेंट के पास। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है? सर यहां पर उन्होंने कहा है कि जनरल प्रोविजन क्या है? सर जनरल प्रोविजन इज जनरल प्रोविजन इज कि भाई यहां पर भी कौन करेगा, यहां पर भी डिसाइड कौन करेगा कि ये बेड डेट हुआ या नहीं? तो सर सोसाइटी करेगी, सोसाइटी मिलके करेगी। अगर सोसाइटी को लगा कि भाई अब ये पैसे वापस नहीं आने वाले, तो वो लोग उसको बेड डेट के तौर पे लिख देंगे। बट ये एक चीज हुई, देर इज अनदर थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सोसाइटी एक्ट फॉर महाराष्ट्र। मैंने बोला ना स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है एक पर्टिकुलर स्टेट को रेगुलेट करने के लिए। तो सर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सर ये एक्ट क्या कहता है पता है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसके तहत बेड डेट्स सर्टिफाई करने का पावर किसके पास है? सर इसके तहत पावर्स है ऑडिटर के पास। किसके पास है भाई? ऑडिटर के पास। यानी कि अगर ऑडिटर बोल देना कि भाई इतने सालों से पैसा नहीं आ रहा, इतने महीनों से पैसा नहीं आ रहा, लिख दो इसको बेड डेट। अगर ऑडिटर ने सर्टिफाई कर दिया कि भाई ये बेड डेट है, मतलब आपको बेड डेट के तौर पे उसको रिकॉर्ड करने पड़ेगा, इवन दो सोसाइटीज अगेंस्ट इट, फर्क नहीं पड़ता, है ना? लेकिन ये किसके लिए है? सर मेक श्योर, माइंड वेल, दिस इज ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। बाकी इसके अलावा अगर ऐसा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है जहां पर कुछ नहीं बोला, वहां पर जनरल प्रोविजन लागू पड़ जाएगा। और जनरल प्रोविजन क्या कहता है? सर पावर किसके पास है? सोसाइटी के पास। बोलो गेटिंग क्लियर?
सर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपली इतना बोला हुआ है कि वैल्यूएशन कैसे होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे होगा, और अगर उसमें कुछ रिवैल्यूएशन आए तो आपको जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में करते हैं बिल्कुल वैसे करना है। ठीक है, हिस्टोरिकल बेसिस एंड पूरा एएस का उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, एंड फॉलो एएस। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ सिंपल टर्म्स में, क्योंकि इसमें और कुछ भी एडिशनल नहीं दिया। एएस में हम लोग जो करते हैं वही चीजें हैं, नथिंग न्यू। सर नेक्स्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? वापस एक बार जो हमने गवर्नमेंट ऑडिट में पढ़ा था वही चीज, दैट इज बेसिकली प्रोप्राइटी कंसेप्ट। प्रोप्राइटी कंसेप्ट आई होप आप सबको याद होगा, पहले लेक्चर में पढ़ा था। सब प्रोप्राइटी कंसेप्ट क्या होता है? प्रोप्राइटी यानी कि एज इफ ये आपके खुद के अकेले के पैसे होते तो आप उसको किस प्रकार से जुडिशियसली यूज करते। सर वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा रहे हो तो सर बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स मिलके पैसा इकट्ठा करके कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगेगा कि ये मेरे अकेले के थोड़ी है, सबके हैं, उड़ाओ। नहीं सर, अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोप्राइटी कंसेप्ट को ध्यान में रखा जाए। और प्रोप्राइटी कंसेप्ट का सिर्फ यही इंटेंशन नहीं था कि तुम लोग पैसे को जुडिशियसली यूज करो, वहां पर ये भी लिखा हुआ था, याद है? उसके 3 रूल्स थे, 3 प्रिंसिपल्स थे कोऑपरेटिव कंसेप्ट के, प्रोप्राइटी कंसेप्ट के, सॉरी। और प्रोप्राइटी कंसेप्ट का वो पहला प्रिंसिपल क्या था सर? इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्सनल प्रॉफिटिंग। आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसों का यूज नहीं कर सकते, या किसी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते। सर वही कंसेप्ट तो है यहाँ पर भी कोऑपरेटिव में। एडिंग क्लैरिटी, तो उन्होंने बहुत आसान भाषा में सिंपल तरीके से लिख दिया कि सर आप सिर्फ प्रोप्राइटी कंसेप्ट को फॉलो करो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के तौर पे, राइट? देन अनदर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, very important point could be asked as a separate question, and that is special report to registrar। फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को एक स्पेशल रिपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन कब? सर उसके कुछ 3 बेसिकली पॉइंट्स है कि अगर, सॉरी 4 पॉइंट्स है, अगर ये 4 जगह पे तुम फॉल होते हो, अगर एज अ ऑडिटर तुमको लगता है कि ये 4 में से कुछ भी एक चीज हुआ है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑडिटर एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कि आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को एक स्पेशल रिपोर्ट देना पड़ेगा। और सर वो 4 सिचुएशंस क्या है? चलिए लेट अस सी। तो वापस बहुत सिंपल है। सबसे पहला उन्होंने क्या बोला? सर अगर आपको ऐसा लगा सोसाइटी में क्या हो रहा है, पर्सनल प्रॉफिटरिंग। पर्सनल प्रॉफिटरिंग यानी कैन यू से वायोलेशन ऑफ प्रोप्राइटी कंसेप्ट हो गया, है ना? वायोलेशन ऑफ प्रोप्राइटी कंसेप्ट हो गया भाई, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, सबका साथ खुद का विकास हो रहा है। तो सर रजिस्ट्रार को बताओ, रजिस्ट्रार क्या कर लेगा? आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर लेगा, है ना? सिंपल है। बोले ओके सर। नेक्स्ट, सर आपको कुछ फ्रॉड मिल गया, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। एज अ ऑडिटर अगर आपको कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के बारे में मालूम पड़ता है इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन स्ट्रेट अवे रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ भी ऐसा मिसमैनेजमेंट लगे, अगर आपको क्या लग रहा है सर? मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट यानी कि सर अच्छे से सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा, है ना? और डिसीजन अगेंस्ट प्रोप्राइटी कंसेप्ट, किसी भी प्रकार से, किसी भी और प्रकार से तुम प्रोप्राइटी कंसेप्ट के अगेंस्ट में डिसीजन ले रहे हो, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में डिसीजन ले रहे हो, सॉरी प्रोप्राइटी तो ऊपर आ गया, कोऑपरेटिव आएगा इधर, पार्डन। प्रोप्राइटी पहले आ गया, पर्सनल प्रॉफिट रिंग, है ना? सर 3 पॉइंट सिंपल है। पहला, सर पर्सनल प्रॉफिट रिंग कर रहे हो, यानी कि प्रोप्राइटी कंसेप्ट के अगेंस्ट में जा रहे हो। दूसरा,
कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मिल गया। तीसरा सर कोऑपरेटिव कंसेप्ट, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में कुछ भी डिसीजन हो रहा है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो। और चौथा पॉइंट जो है ना वो स्पेसिफिकली इन केस ऑफ किसके लिए है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके केस में एप्लीकेबल होगा सर, सिर्फ और सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। और सर ये पॉइंट में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा कि अगर एज अ ऑडिटर आपको लग रहा है, अच्छा देखो मैंने बताया जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, दे प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एट अ वेरी कंसेशनल रेट एज कंपेयर टू द मार्केट रेट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्या अनलिमिटेड पैसा होता है क्या? ऑब्वियसली नोट सर, लिमिटेड पैसा होता है। और लोन्स कब तक दिए जाएंगे सर? लोन्स तब तक दिए जाएंगे जब तक उनके पास पैसा है। जैसे ही उनके पास पैसा खत्म सर, उसके बाद उनके पास ही नहीं है तो किसी को और को क्या लोन देंगे वो लोग? करेक्ट। तो सर वो लोग क्या करते हैं पता है, इनडायरेक्टली जो सोसाइटी को हैंडल कर रहे हैं ना, व्हाट दे विल डू कि क्योंकि सस्ते दाम पे लोन मिल रहा है, वो अपने अलग अलग रिलेटिव्स को ढेर सारा पैसा लोन के तौर पे प्रोवाइड कर लेंगे। सर इससे होगा क्या पता है, इनडायरेक्टली ये प्रोप्राइटी कंसेप्ट के अगेंस्ट में जा रहा है। इनडायरेक्टली तुम पर्सनल प्रॉफिटरिंग ही कर रहे हो, यानी कि सच में जिसको सारे अलग अलग मेंबर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए था, राइट, दिस हैड टू बी बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स, सबको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना चाहिए था जिससे कि सबको फायदा हो। लेकिन हुआ क्या सर, तुमने अकेले ने सिर्फ तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के नाम पे बहुत सारा ढेर सारा लोन ले लिया जिससे कि बाकी सारे मेंबर्स को बेनिफिट ही नहीं हुआ उसका। तो सर ये भी तो काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ही हुई, ये भी तो अगेंस्ट कोऑपरेटिव कंसेप्ट हुआ, ये भी तो पर्सनल प्रॉफिटरिंग हुआ। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि सर डिस्प्रपोर्शनेट एडवांसेस, डिस्प्रपोर्शनेट यानी कि बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है अप्रोप्रिएशन ऑफ एडवांसेस में। तुमने बहुत ज्यादा हाई एडवांसेस ले लिए किसके नाम पे, वेस्टेड टू इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि इंटरेस्टेड पार्टीज के ग्रुप को तुमने सबसे ज्यादा पैसा दे दिया डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से। तो उस सिचुएशन में अगेन एज अ ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू गिव स्पेशल रिपोर्ट टू देयर रजिस्ट्रार। गेटिंग क्लैरिटी? अगेन एज आई सेड सर, ये इस पॉइंट को आईसीआई एग्जाम में सेपरेटली भी पूछ सकता है। हाँ वैसे हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो सबको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट में से एक केस स्टडी निकल सकता है, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज वी हैव गॉट ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। ये फालतू पॉइंट है कि भाई एक बार ऑडिट हो जाएगा उसके बाद आर मतलब रजिस्ट्रार अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको क्या रेटिंग देना है और उसको कौन से क्लासिफिकेशन में डालना है। तो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ रजिस्ट्रार, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जैसे हम नॉर्मल ऑडिट में करते हैं, फिर एक बार ऑडिट रिपोर्ट रेडी हो जाएगा उसके बाद क्या हम सीधा इश्यू कर लेते हैं? नहीं सर, पहले कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट, उनको ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दिखाया जाता है, करेक्ट। और एक बार वो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू कर ले उसके बाद हम उसको साइन करके पब्लिश करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली द सेम क्राइटेरिया व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इवन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दैट्स इट, दैट्स योर एवरीथिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोलो भाई, गेटिंग क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लियर है? यस आशा, रेकलेस एडवांसिंग। अच्छा, रेकलेस एडवांसिंग का मतलब क्या कि बिना सोचे समझे तुमने एडवांसेस दे दिए। रेकलेस यानी कि विदाउट अप्लाइंग प्रॉपर ब्रेन्स, विदाउट ड्यू डिलीजेंस, नेग्लिजेंटली आपने ऐसे ही पैसे फिजूल में सबको एडवांसेस दे दिए विदाउट डिटरमाइनिंग कि क्या सच में इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, क्या उसका क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं कि वो पैसे वापस लौटा पाएगा, उसने सिक्योरिटी दिया कि नहीं, कुछ ये सब कुछ सोचे बिना रेकलेस। जैसे हम रेकलेस ड्राइविंग नहीं बोलते, रेकलेस ड्राइविंग मतलब क्या,
सर रफ ड्राइविंग, है ना, बिना सोचे समझे, बिल्कुल वैसे रेकलेस एडवांसिंग, यानी कि सर विदाउट नोटिंग डाउन एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस गिविंग द एडवांसेस, विदाउट डूइंग ऑल द फॉर्मेलिटीज, without verifying the background, the credit worthiness of the person, the borrower. So you have given the advancing, that is called reckless advancing. Clear? Okay, fine. अब हम चलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर। भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, ठीक है। अब हम कहा जा रहे हैं सर? अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ। चलिए उसको भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको और यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं जिससे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, जैसे मैंने बोला भाई यहां पर कंसेप्ट क्या है कि अगर तुम लोग किसी एक स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रहे हो तो तुमको सिर्फ वही स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फॉलो करना है। बट इफ यू आर हैविंग यू नो objectives and the activities, business activities इन मल्टीपल स्टेट्स, तो वहां पर आपको हर एक अलग अलग स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फॉलो करना है। तो चलिए इसमें क्या कुछ नया है, लेट अस फाइंड आउट। सर सबसे पहला तो उन्होंने भी बताया है कि भाई क्या यहां पर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं क्या? यहां पर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं क्या? दे आर सेइंग यस सर। एक परचेज सेल, है ना। अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है ना, तो वो सेम कर लेता हूं मैं। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा, दे हैव सेड परचेज एंड सेल्स, ठीक है। तो यहां पर वही परचेज एंड सेल्स, दूसरा वो पी एंड एल वाला, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर वाला, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, तीसरा असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तीन सेम पॉइंट है। और चौथा उन्होंने डाल दिया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। दैट्स इट, दैट्स इट, यही है डिफरेंस, छोटा सा एक, कि यहां पर परचेज एंड सेल तक ही था ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ऐड कर दिया। राइटिंग क्लियर? और कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट सर, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट। यहां पर हमने समझा था इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर ऑडिटर कौन कौन हो सकते हैं? तीन लोग हो सकते हैं भाई। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, इसके अलावा अ पर्सन हु इज होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट, या तो फिर अ पर्सन हु हैज एक्टेड एज एन ऑडिटर इन दी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सर ये तीन लोग एलिजिबल थे, यानी कि कैन यू से ये दो नन सीएस है? even non-CAs are allowed? Answer is yes. But sir, when it comes to multi-state cooperative society act, यहां पर they have said specifically CA only। क्या बोला उन्होंने सर? सिर्फ और सिर्फ सीए ही ऑडिटर बन सकता है, एंड दैट टू नॉट इन कॉर्पोरेट फॉर्म। यानी कि सर मैं एक बात बताऊं, यहां पर क्या है बेसिकली, कंपनीज एक्ट में जो क्राइटेरिया है ना, कंपनीज एक्ट में जो क्राइटेरिया है ना ऑडिटर के तौर पे कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, 141 सबसेक्शन 1(2) विच टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, है ना। 141(3) टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहां पर कंपनीज एक्ट के ही जो क्राइटेरिया है वो लगाए गए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही जो क्राइटेरिया है सर वही यहां पर बोला कि सिर्फ सीए ही यहां पर ऑडिटर हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, अगर वो कॉर्पोरेट फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो नहीं हो सकता। और सर उसके बाद 141(3) के डिस्क्वालिफिकेशन, सर कौन नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता? तो वहां पर था सर, अगर तुम ऑफिसर एम्प्लॉय हो, या तो फिर तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो, राइट, तो तुम नहीं हो सकते। That's exactly what they have written over here. You can simply say sir 141 subsection 3 के हिसाब से क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो है कुछ इसी प्रकार से यहां पर बताए गए। हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन इतने सारे नहीं है जो कंपनीज एक्ट में बताए, लेकिन उन्होंने ये तो बता ही दिया कि तुम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिसर या एम्प्लॉय हो तो तुम नहीं हो सकते हो ऑडिटर। लाइकवाइज अगर तुम
अपना रिलेटिव, अपना मेंबर जो है वो कहीं पर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर है, अगेन यू आर डिस्क्वालिफाइड। एंड सर, इनडेप्टेडनेस, ये इनडेप्टेडनेस वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। कंपनीज एक्ट में अलग अमाउंट था, 5 लाख का अमाउंट था, है ना? और यहां पर क्या है सर? यहां पर सिर्फ 1,000 रुपए। इफ इंडेप्टेड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इफ इंडेप्टेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर तुम इंडेप्टेड हो कितने पैसे तक? एक्सीडिंग 1,000 रुपीज। देख रहे हो भी मार्जिन कितना छोटा है सर। अगर 1,000 रुपए से ज्यादा पैसा तुमको कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना बाकी है, मतलब कि सर तुम इंडेप्ट, मतलब तुम इंटरेस्टेड पार्टी हो, एंड यू आर नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल टू बी ऑडिटर ऑफ सच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो यहां पर क्राइटेरिया क्या है सर? सिर्फ 1,000 रुपए का। ठीक है, ये ध्यान रखना। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं सर। उसके बाद नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। वापस यहां पर हमने समझा था कि सर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन करता है? सर रजिस्ट्रार करता है। लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में सोसाइटी में क्या करता है, कौन करता है? सर अगेन आई वुड से सेम एज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो पहला ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर है, वो कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कितने टाइम में? विद इन 30 डेज। सर यहां पर 30 दिन की जगह पे उन्होंने क्या लिखा? फर्स्ट ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड विद इन 1 मंथ। क्या लिखा उन्होंने सर? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। और सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होगा इन दी एजीएम। तो यहां पर वही है, सेम कंसेप्ट। मैं लिख भी देता हूं। फर्स्ट ऑडिटर कब होगा? फर्स्ट ऑडिटर, it will be appoint that will be appointed within 1 month from the date of registration। and सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अगर हम लोग बात करें, इसके बाद जो जो लोग ऑडिटर के तौर पे आएंगे सर, उनका अपॉइंटमेंट कहां पर हो सकता है? इन दी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड एंड एजीएम, करेक्ट साहिल? बोलो भाई, गेटिंग क्लियर? लेकिन यहां पर एक कैच है, और वो कैच क्या है सर? कंपनीज एक्ट के तहत जो होता है फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम, वो तो ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या होता है पता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होता है ना, वो सीधा 5 साल के लिए अपॉइंट होता है ना? फॉर द टर्म ऑफ 5 इयर्स। कि भाई एक एजीएम में अपॉइंट हुआ तो इट विल, ही विल होल्ड ऑफिस टिल 6th एजीएम, 5 साल के लिए। सर यहां पर क्या है पता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, एजीएम में अपॉइंटमेंट हुआ तो उसका वैलिडिटी कब तक है? इट इज वैलिड, इट इज वैलिड ओनली टिल नेक्स्ट एजीएम। यानी कि सर इसमें हर साल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। बोला गेटिंग क्लियर? यहां पर वो 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं है। तो अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट भी नहीं है ना? थोड़ा सा डिफरेंस तो है, बट कंसेप्ट मोर और लेस कंपनीज एक्ट वाला, की फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम में। लेकिन टर्म होगा एक एक साल का, हर साल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। बोलो क्लियर? ऑडिट फीस तो ऑब्वियसली यहां पर भी सोसाइटी ही पे करेगी, गवर्नमेंट तो कहां से करेगी, राइट? सो दैट्स गोइंग टू रिमेन दी सेम। बोलो यहां तक क्लियर है? सर देखो, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स में ना सिर्फ इतना ही है। अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स की, गायब कैसे हो गया? मिनट।
तो देखो यार सर, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो तो सिर्फ इतने ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, बाकी सब तो है ही वही वाला, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन सब की बातें हम लोग नहीं कर रहे। तो अब सर हम लोग क्या करेंगे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अलग यूनिक फीचर्स है उसको देखने के लिए चलते हैं। और सर ये यूनिक फीचर्स जोरदार वाले हैं, अच्छे कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे वाले आते हैं। फाइन, ये हमने देख लिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, उसके क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर ऑडिटर के पास क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है। चलिए, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, क्या पावर्स एंड क्या ड्यूटीज है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143 में दिया हुआ है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, सर यहाँ पर सेक्शन 73 में दिया हुआ है। सेक्शन याद रखने हैं क्या, नहीं सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, तो डोंट वरी फॉर द सेक्शंस। बट हाँ, उसका कंटेंट याद रखना पड़ेगा कि भाई ऑडिटर क्या क्या कर सकता है। तो देखो सर, उसके पास पावर है कि वो फॉलोइंग इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकता है, और वो इंक्वायरीज क्या क्या चीजें होगी। तो सर सबसे पहला, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड, यानी कि सर जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है वो सिक्योर्ड है कि नहीं, है ना। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड, ठीक है सर, पहली इंक्वायरी ये हो गई। दूसरा, वेदर ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज, पर ऐसा तो नहीं है ना कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं, सिर्फ बुक एंट्री पास कर दी जिससे कि बुक्स अच्छे से दिखे, बुक्स में दिख जाए कि ऐसा हुआ है, बट एक्चुअल में हुआ ही नहीं। कैन यू से फैब्रिकेटेड ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, आंसर इज यस। सो भाई, नियर बुक एंट्रीज तो नहीं है, ये सेकंड इंक्वायरी हम लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है जो हमें इंक्वायरी के तौर पे उनको पूछने हैं। नेक्स्ट, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। अब इसमें तो मैं क्या ही लिखूं, ये सिंपल सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि सर कुछ पर्सनल खर्चे तो नहीं है जो सोसाइटी के खर्चे से जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, प्रोप्राइटी कंसेप्ट। एंड द लास्ट वन, वेदर वेर इन स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश। जनरली क्या होता है कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर तुमको शेयर्स खरीदने हैं, तो वो शेयर खरीदने के लिए तुमको पैसा बैंकिंग मोड से देना पड़ेगा, ताकि एक प्रूफ रहे कि आपने उस पैसे को दिया हुआ है टू गेट दो शेयर्स। लेकिन अगर कुछ शेयर्स जो है, वेदर एनी शेयर्स अलॉटेड फॉर कैश, तो आपको खास ये इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड एंड द बैलेंस शीट का जो पोजीशन है वो करेक्ट है, वो मिसलीडिंग नहीं है। समझ में आ रहा है। जनरल प्रोविजन क्या है सर, आपको अगर शेयर्स परचेस करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो आपको सर बैंकिंग मोड के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाई चांस लेट्स से तुमने कैश में पेमेंट किया है, तो एज अ ऑडिटर आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, क्या, इफ शेयर्स अलॉटेड फॉर कैश, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। सर ये इंक्वायरी करनी है, और उससे बैलेंस शीट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ये इंश्योर करना है। गेटिंग क्लियर। सो चार चीजें हैं सर, सबसे पहला, सारे के सारे लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड है या नहीं, सिर्फ बुक एंट्रीज की है ऐसा तो नहीं है ना, सच में ट्रांजेक्शन हुआ है ना सारे के सारे, ये इंक्वायरी करो। क्या कोई पर्सनल खर्चा जो है वो सोसाइटी में चला गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ, ये इंक्वायरी करो। एंड द लास्ट वन, अगर कोई शेयर्स अलॉट हुए हैं और वो कैश के अगेंस्ट में अलॉट हुए हैं, तो सर क्या वो कैश रिसीव हो चुकी है या नहीं ढंग से, ये इंक्वायरी करो। वी आर टॉकिंग अबाउट नियरली इंक्वायरीज। ठीक है, ये इंक्वायरी करने का पावर भी है, और ये ड्यूटी भी है ऑडिटर का। बोलो क्लियर। So that's the next important question. Moving on to the next one, again content of audit report. वापस इसको पूछा जा सकता है सर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कहता है अगर तुम लोग ऑडिटर हो, तो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट आएंगे, क्या क्या चीजें तुमको कंपलसरी छापनी पड़ेगी, ये यहां पर ये लोग पूछ रहे हैं। चलिए सर, क्या क्या चीजें छापनी पड़ेगी उसके अंदर। सर सबसे पहला तो सिंपल पॉइंट है अपना, जो हम नॉर्मली भी लिखते हैं, है ना,
सबसे पहला तो नॉर्मल हम लोग क्या चेक करते हैं, P&L एंड बैलेंस शीट, तो वहां पर वही बताया कि सर बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है कि नहीं, है ना। पहली बात बैलेंस शीट की हो रही है, बैलेंस शीट सही है या नहीं, और दूसरा पॉइंट बोल रहा है P&L कि P&L सही है या नहीं। समझ में आ रहा है? पहले दो पॉइंट बहुत फालतू है। ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या आएगा सर, बैलेंस शीट में सोसाइटी के अफेयर्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, P&L में जो भी ट्रांजेक्शन दिखाए गए हैं, प्रॉफिट लॉस सिचुएशन है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। गेटिंग क्लैरिटी, P&L एंड बैलेंस शीट सही है। नेक्स्ट सर, इन एडिशन टू दिस टू थिंग्स, ये दो तो है ही, लेकिन इसके एडिशन में आपको कुछ और चीजें भी छापनी है, और वो और चीजें क्या है सर, काइंड ऑफ बेसिस फॉर ओपिनियन जैसा है। काइंड ऑफ बेसिस फॉर ओपिनियन जैसा है, देखो whether he has obtained all the information and explanation which were necessary. In short, सारा का सारा पैसा पैसा क्या भाई, उसको इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिल गया कि नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस काइंड ऑफ आपको मिल गया कि नहीं। Probably someone is unmuted. Okay, correct. Next, whether in his opinion proper books of accounts have been kept and they have been adequate for the purpose of audit. Have been received from the branch or offices. सर अगर तुम लोग एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हो जिसके ऑब्वियसली मल्टीपल ब्रांचेस होने ही वाले अलग अलग स्टेट में, तो हम जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा सर, हर एक अलग अलग ब्रांच पे से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मंगवाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको वही लिखना है ऑडिट रिपोर्ट में कि क्या आपको अप्रोप्रिएटली एडिक्वेटली सारे के सारे बुक्स एंड पेपर्स एंड रिटर्न्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस आपको मिल गए या नहीं मिले। ठीक है, दैट्स योर नादर कंटेंट। एंड द लास्ट वन कि सर अगर बाय चांस ऐसा हुआ है कि भाई ऐसे 600 एप्लीकेबल हो गया यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, आप लोग ऑडिट कर रहे थे एचओ का और ब्रांच ऑफिस का ऑडिट किसी और ने किया है, तो सर वो ब्रांच ऑफिस का जो ऑडिटर है, ठीक है, have been forwarded, उसका ऑडिट रिपोर्ट have been forwarded to him and how he has dealt with the same in preparing the audit report. समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट दे आर टॉकिंग अबाउट अदर ऑडिटर एज पर एस 600। अगर अदर ऑडिटर है तो सर क्या उसका ऑडिट रिपोर्ट तुमको टाइम टू टाइम मिल गया था कि नहीं, और तुमने अपने ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए उसको कैसे यूज किया। क्लियर है? एंड द फोर्थ वन सर, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन एग्रीमेंट विथ बुक्स ऑफ अकाउंट। हम जानते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट पर से ही बनते हैं, तो जो चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आनी चाहिए, और जो चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी ही चाहिए। सर वो हुआ है कि नहीं, समझ में आया? और सर अगर लास्ट दो पॉइंट है थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि अदर ऑडिटर और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं, अगर ये दोनों में कुछ भी गड़बड़ है तो आप क्या कर सकते हो सर, क्वालिफिकेशन दे सकते हो अलोंग विद द रीजन, यानी कि बेसिस फॉर ओपिनियन में अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर लो, वही सेम चीज है। राइट, अच्छा, ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। एक है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, दूसरा है कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर अब ये वाला पॉइंट अगेन हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस के तौर पे आईसीआई पूछता है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। अच्छा समझो, अभी डिफरेंस क्या है, जब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की थी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर वहां पर स्पेशल ऑडिट नहीं था, वहां पर क्या था, वहां पर क्या था सर, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट था कि अगर अगर लेट्स से वो जो सिचुएशंस हमने पढ़ी, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, वो पॉइंट्स के तहत अगर आप फॉल हो रहे हो 4 पॉइंट्स में, ठीक है, इन स्पेसिफिक 4 पॉइंट्स, तो क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर टू गिव स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, टू रजिस्ट्रार। सर मतलब समझ रहे हो कि क्या यहां पर रजिस्ट्रार ऑर्डर दे रहा था क्या, सर जी नहीं, ऑडिटर खुद डिसाइड कर रहा था कि अगर वो चार में से कोई भी एक सिनारियो है ना तो उसको स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर यहां पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये सिनारियो में ऑडिटर डिसाइड करेगा कि क्या उसको रिपोर्ट देना है कि नहीं, यहां पर
पॉइंट थोड़ा सा अलग है वहां पर। यहां पर उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट, यानी कि सर यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर स्पेशल ऑडिट करवाना है तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देगा कि आप स्पेशल ऑडिट करिए। समझ में आ रहा है? लेकिन सर ये कब देगा? हर बार क्या? हर बार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर लेगा कि स्पेशल ऑडिट कर लो हर एक केस में, हर एक ईयर में? उन्होंने बोला जी नहीं सर। वापस उन्होंने कुछ 3 पॉइंट्स बताए हैं, और वो 3 पॉइंट क्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड इन फॉलोइंग सिनारियो। कौन से सिनारियोज में ये होगा? लेट अस अंडरस्टैंड। सर सबसे पहला सिनारियो, सबसे पहला सिनारियो उन्होंने क्या लगाया है? दैट इज कि सर जो भी तुम लोग बेसिकली कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को शक हो गया, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूं सर, एक्टिंग अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। अगर तुमने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया ऐसा उनको लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं भाई तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्यों हो? निकल जाओ यहां से, कंपनी वगैरह कर लो, एलएलपी कर लो, पार्टनरशिप कर लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मत आओ। ठीक है, बोले ठीक है। वो कंफर्म करने के लिए स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर लेंगे। सर नेक्स्ट, इसके अलावा और कुछ चीज बोल रहे हैं। हाँ सर, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, बेसिकली वर्किंग इन अ मैनर, आप कुछ ऐसे तरीके से काम कर रहे हो विच इज प्रिजुडिशियल, विच इज प्रीजुडिशियल। प्रीजुडिशियल यानी कि सर नुकसानदायी, है ना, नुकसान कारक है। विच इज प्रिजुडिशियल किसके लिए? टू द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। भाई पूरी इंडस्ट्री को डुबाने का काम कर रहे हो, या बिजनेस के ही इंटरेस्ट में ये नहीं है ना, लोगों को इससे नुकसान हो सकता है ऐसा उनको लग रहा है। वापस से उस चीज को कंफर्म करने के लिए वो स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एंडेंजर्ड है, यानी कि उनको लग रहा है कि भाई तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो चुका है, फाइनेंसेस ना के बराबर है, रीफाइनेंसिंग हो नहीं सकता, तो फिर तुम बिजनेस कैसे करोगे? सर ये 3 सिनारियो है। या तो तुम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगा, या तो उनको लगता है कि भाई तुम इस प्रकार से काम कर रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री या बिजनेस, सर सबको तुम प्रिजुडिशियली यानी कि एडवर्सली इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो उनके ऊपर, या तो फिर आपका फाइनेंशियल पोजीशन एंडेंजर्ड है, लग रहा है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। सर ये 3 में से कोई भी एक सिनारियो है, तो फिर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर लेगा। गेटिंग क्लैरिटी? ठीक है, बोले ओके सर। अब ये ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया हुआ है ना, स्पेशल ऑडिट दूसरा ऑडिटर करेगा क्या? यस, उसी पे आते हैं पार्थ। आंसर इज क्वेश्चन इज करेक्ट, और उसका आंसर भी हम लोग अभी दे देते हैं कि सर ये जो स्पेशल ऑडिट है वो कौन करेगा, है ना। तो अभी उसके लिए उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो स्पेशल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सर देखो, उन्होंने कहा कि ये जो स्पेशल ऑडिट है ना, अरे ये जो स्पेशल ऑडिट है ना भाई, उसको करने के लिए जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सर ये कौन करेगा? इसके लिए उन्होंने 2 ऑप्शन छोड़े हुए हैं। इसके लिए उन्होंने 2 क्या किए हैं? ऑप्शन छोड़े हुए हैं सर। आइदर आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चुनेगा। अब सर सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चुनेगा तो फिर ऑब्वियसली दे विल एंश्योर कि जो नॉर्मली पहले ऑडिट हो चुका है उस ऑडिटर को तो वो अपॉइंट नहीं ही करने वाले, है ना। सो दैट वुड बी अ सेपरेट ऑडिटर, और दे कैन आस्क फॉर
दे कैन आस्क सोसाइटी की आप अपने हिसाब से कोई ऑडिटर चुन लो, और अलाउ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अपॉइंट ऑडिटर। अब सर यहां पर दिक्कत हो सकती है ना कि भाई वो लोग वही ऑडिटर को चुने जो पहले किया था। सर नहीं, अगेन दोनों ही सिनारियों में भले ही अपॉइंटमेंट के राइट्स दो अलग अलग पार्टीज के बीच में है, भले ही राइट्स दो अलग अलग पार्टीज के पास है, लेकिन दोनों ही सिनारियों में ये बहुत ही क्लियर है पार्थ, एज पर योर क्वेश्चन, कि सर स्पेशल ऑडिट जो करेगा दैट ऑडिटर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु हैज कंडक्टेड ऑडिट नॉर्मली। गेटिंग क्लियर? लेकिन अब सर वापस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर क्या ये स्पेशल ऑडिट किसी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो सकता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर सकता है? अगेन नहीं सर, देयर इज अ कैच ओवर हियर कि भाई स्पेशल ऑडिट जो है, ये ध्यान रखिएगा, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैन बी डायरेक्टेड, कैन बी डायरेक्टेड फॉर only those multi-state cooperative society where central government holds more than 51 percentage of shares। आप बोलोगे सर मनी की गवर्नमेंट कंपनी है ना, बोले ये कंपनी नहीं है, अगर कंपनी होता तो डेफिनेटली मैं बोल देता गवर्नमेंट कंपनी, बट ये सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और यहाँ पर अच्छा एक मिनट, मैंने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा ना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है सर। अगर किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिला के 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है सर, तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सर अगर कोई ऐसा सोसाइटी है जहां पर उनका होल्डिंग ही नहीं है और वहां पर उनको ये तीन चीजें पता लगी, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट नहीं कर सकता। बोलो भाई ठीक है? ओके, नेक्स्ट सर, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्पेशल ऑडिट है उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? तो सर कॉस्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट कौन बेयर करेगा? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट तो करेगी नहीं। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट बोन बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इटसेल्फ, वही लोग बेयर करेंगे। सर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स से स्पेशल ऑडिट हो गया, अब प्रोसीजर क्या होगा आगे? सो इट्स इंटरेस्टिंग कि सर लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको अच्छे से समझते हैं, सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया स्पेशल ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, ये हो गया। अच्छा अब क्या होगा? सर ये जो ऑडिटर है, ये जो ऑडिटर है जो अपॉइंट हुआ है, सर ये क्या करेगा? फर्स्ट थिंग, यहां पर ऑडिट कंडक्ट करेगा, है ना, कंडक्ट ऑडिट। एंड द नेक्स्ट थिंग ही इज गोइंग टू डू, ये पहला चीज हो गया, एंड द सेकेंड थिंग ही इज गोइंग टू डू इज रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। पहले ऑडिट करो और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करो। सर ये पहले दो पॉइंट हो गए, लेकिन अब क्या हो गया? ऑडिटर का काम खत्म सर, अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? सो पहले दो पॉइंट यहां पर, थर्ड पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं, आप समझ लेना, एक दो, ठीक है, ऊपर नीचे। सर थर्ड पॉइंट अब क्या होगा नेक्स्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस, टू टेक नेसेसरी एक्शन। भाई उनको नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ेंगे जो भी ठीक लगे, लेकिन सर व्हाट इफ उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया? तो क्या, व्हाट इफ उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया? तो दे आर सेइंग कि भाई ये जो एक्शंस लेना है ना, उनके लिए उनके पास टाइम पीरियड है। कितना टाइम पीरियड? सर दे नीड टू एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू एक्ट विद इन 4 months। दे नीड टू एक्ट विद इन 4 months, 4 महीने के अंदर अंदर। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द ऑडिटर।
4 महीने के अंदर अंदर तुम्हें एक्शंस लेने हैं। सर अगर एक्शंस नहीं लिए तो, इफ नो एक्शंस टेकन, इफ नो एक्शंस टेकन विद इन 4 मंथ्स, तो क्या? तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू द रिपोर्ट अलोंग विथ इट्स कमेंट, उसके जो भी कमेंट्स है, along with its comments to multi-state cooperative society and ask them to read out to members at next AGM। समझ में आ रहा है? देखो यार, अब ये ना नेसेसरी एक्शंस का मतलब क्या है पता है? कि अगर स्पेशल ऑडिट करवाने के बाद उनको लगा कि भाई नहीं सच में ये 3 में से कुछ भी एक है, तो वो एक्शंस ले ही लेंगे। सर अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका मतलब क्या? कि सर उनको जो शक था वो गलत था, है ना? और सर अगर शक गलत था तो क्या वहीं पर बात खत्म? उन्होंने बोला नहीं सर, पूरी तरीके से खत्म नहीं। क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट भी भेजेगा, एंड अलोंग विद दैट उसके खुद के कुछ कमेंट्स है सर वो भी भेजेगा, और उनको बताएगा कि भले ही सब कुछ सही है, लेकिन आपके मेंबर्स को ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑडिट करवाया है, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने क्या बोला है और मेरे खुद के कमेंट्स क्या है, ये आप रीड आउट कीजिए इन फ्रंट ऑफ देम इन द एजीएम। गेटिंग क्लियर? अगेन ये चीज ना मॉड्यूल में पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने क्या किया है उसको पॉइंट फॉर्म में कर लिया, जिससे कि अगर एग्जाम में पूछते हैं कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उसको अच्छे से लिख पाओ। गेटिंग क्लियर? बस दैट्स इट अबाउट द स्पेशल ऑडिट। ध्यान रखिएगा ये स्पेशल ऑडिट के प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट था टू द रजिस्ट्रार, वो ऑडिटर खुद डिसाइड करता था। सर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेशल ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है, वो भी तभी जब उसके पास 51% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है या तो सोसाइटी को दे सकता है, लेकिन वो ऑडिटर हमेशा अलग होगा फ्रॉम द नॉर्मल ऑडिटर। सर ये 3 सिनारियो है जहां पर वो ऑडिट डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑब्वियसली सोसाइटी खुद बेयर करेगी, और सर अगर एक बार काम हो गया उसके बाद रिपोर्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनके पास 4 महीने है एक्शन लेने के लिए, अगर एक भी एक्शन नहीं लिया 4 महीने में तो फिर वो लोग सोसाइटी को ये भेज देंगे रिपोर्ट अलोंग विद इट्स कमेंट, जो कि सोसाइटी को एजीएम में मेंबर्स के सामने रीड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? द नेक्स्ट इन द बार, हाँ सर नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 78 इंक्वायरी। अब सर यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है इंक्वायरी और दूसरा है इंस्पेक्शन। ठीक है, ये दो चीजें हमें समझनी है अब, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, और ये दो चीजों के साथ अपना ये टॉपिक और चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चलिए सर क्या है, सिंपल है, आगे कुछ नया नहीं है, कुछ मतलब नया तो है बट कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप इसको समझ जाओगे। सेंट्रल रजिस्ट्रार की बात हो रही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्वायरी बाय इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। सर यहां पर तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ही आएगा ना, स्टेट रजिस्ट्रार तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हर एक अलग अलग स्टेट में काम करती है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना इफ यू आर एक्टिंग इन मल्टीपल स्टेट्स। तो इसीलिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ही कर सकता है, कोई एक स्टेट का रजिस्ट्रार नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा सर ये इंक्वायरी कब कब हो सकती है? तो भाई सेंट्रल रजिस्ट्रार कैन इंक्वायर ओनली व्हेन, तो ये वाला आंसर इंपॉर्टेंट है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये ध्यान रखनी है कि सर सुओ मोटो हो सकता है क्या? क्या ये सुओ मोटो इंक्वायरी कर सकते हैं? दे आर सेइंग नो, सुओ मोटो तो कभी भी ये इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो सर कब हो सकता है? इट कैन बी डन ओनली अपॉन रिक्वेस्ट, अगर किसी से रिक्वेस्ट आए तो ही हो सकता है। और ये रिक्वेस्ट किन किन लोगों से आए, तो सर उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? दे सेड यस सर, रिक्वेस्ट फ्रॉम 4 चीजें दी गई है, ये अगर 4 लोगों से रिक्वेस्ट आए, 4 में से किसी के पास से,
तो ही इंक्वायरी करेगा सेंट्रल रजिस्ट्रार, बाकी नहीं करेगा। ठीक है सर, कौन से चार लोग बताए हैं? सबसे पहला सर फेडरल कोऑपरेटिव, जिसके साथ सोसाइटी एफिलिएटेड है, टू विच इट इज एफिलिएटेड, यानी कि उसके साथ एफिलिएशन मतलब उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, फेडरल यानी कि क्या, एक एसोसिएशन काइंड ऑफ थिंग। जैसे अहमदाबाद में लेट्स से जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो कि काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल के लिए, तो उनका एक फेडरल होता है। फेडरल यानी कि एक एसोसिएशन, है ना। जैसे सबका नहीं होता, रिक्शा वाला का एसोसिएशन होता है, बार काउंसिल उनका एसोसिएशन है, बिल्कुल वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी एक फेडरल होता है, और उसके साथ वो एफिलिएटेड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। तो अगर वो फेडरल का रिक्वेस्ट आए तो इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि अगर एसोसिएशन ने बोला है तो नक्की उसका मेंबर कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट उन्होंने बोला क्रेडिटर, अगर किसी क्रेडिटर ने कंप्लेन किया तो सर सिंपल है, कुछ तो गड़बड़ होगा, बाकी क्रेडिटर क्यों इतना झंझट झेलेगा, वो सिंपल अपने पैसे लेके निकल जाएगा। तो सर क्रेडिटर। तीसरा पॉइंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ बोर्ड मेंबर्स। फिर अगर सोसाइटी के 1/3 बोर्ड मेंबर्स एटलीस्ट अगर रिक्वेस्ट कर ले तो सर हो सकता है। एंड द लास्ट वन, एटलीस्ट 1/5 ऑफ मेंबर्स का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक है बोर्ड मेंबर, दूसरा है मेंबर्स। बोर्ड मेंबर यानी कि बीओडी की बात हो रही है, और मेंबर्स यानी कि मालिक की बात हो रही है। इधर बीओडी है और इधर मालिक है, यू कैन से ओनर्स है ना, दोनों अलग है। गेटिंग क्लियर? तो सर सबसे पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार सुओ मोटो कभी इंक्वायरी नहीं कर सकता सर, सिर्फ किसी के रिक्वेस्ट आने पे कर सकता है। किसका रिक्वेस्ट? चार लोगों का, या तो फेडरल कोऑपरेटिव का, या तो फिर क्रेडिटर का, या तो फिर 1/3, एटलीस्ट 1/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ द मेंबर्स। गेटिंग क्लियर? अगर ये हो सकता है रिक्वेस्ट तो ही आगे इंक्वायरी होगा। बोले ठीक है सर। एक बार चला गया ये, उसके बाद क्या इंक्वायरी होगी? तो वो नेक्स्ट हाउ वाला पोर्शन है ना, वो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। कब हो सकती है? ये चार पॉइंट। अच्छा ध्यान रखिए इधर तीन ही है, क्योंकि ये और जो है ना ये यहां पर लिख के उन्होंने एक ही पॉइंट में दो चीजें डाल दी है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। ठीक है, चार पॉइंट है। नेक्स्ट हाउ, उसमें कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी, सर क्लियरली उन्होंने बोला हुआ है कि अगर इंक्वायरी हुई है तो एटलीस्ट 15 डेज नोटिस देना पड़ेगा बिफोर होल्डिंग इंक्वायरी। हम जानते हैं देश में अपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज मस्ट, है ना। एंड दैट इज द रीजन वाई जयसिंह सर एटलीस्ट 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। बोले ठीक है सर। उनके पास क्या क्या पावर्स है? अगेन कुड बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन। सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास इंक्वायरी कराने के लिए क्या क्या पावर्स है? तो देखो यार, सबसे पहला तो क्योंकि वो रजिस्ट्रार है सेंट्रल, तो उसके पास फ्री एक्सेस है टू ऑल दी बुक्स ऑफ अकाउंट। वो कभी भी चाहे तो किसी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। भाई वो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो डेफिनेटली उसके पास ये तो पावर होगा ही कि वो जब चाहे तब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए आ सकता है, राइट। सो हैव एट ऑल रीजनेबल टाइम्स फ्री एक्सेस टू द बुक्स अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी कैश, इन शॉर्ट सब कुछ फ्री एक्सेस है उसके पास। बोले ठीक है सर, उसके पास तो फ्री एक्सेस है, लेकिन उसके लिए तो उसको आना पड़ेगा ना जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं, ऐसा ना। उन्होंने बोला नहीं सर, अगर उसको लगे तो वो क्या कर सकता है? He may summon any person in possession or responsible for the custody of such books or the property to produce the same at any place specified by him। यानी कि सर उसने ये भी बोल दिया कि उसके पास पावर है कि वो फ्री एक्सेस तो कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खुद चल के आपके वहां पर आए। अगर उसको लगे तो वो सोसाइटी के किसी बंदे को बोल सकता है कि भाई तू सारे बुक्स ऑफ अकाउंट लेके मेरे जगह पे आ, मेरी प्लेस पे आ जा। बोले ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट है सर, फाइन। नेक्स्ट, इन शॉर्ट एक्सेस की बात हो रही है ना। एक्सेस टू बुक्स एंड पावर टू समन, एंड पावर टू समन। समन यानी कि, अच्छा समन यानी कि क्या होता है ये तो मालूम है ना, समन्स। ये बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑर्डर होता है हाजिर रहने के लिए।
है ना। तो जो बाई लॉ आपको मैंडेटरी ऑर्डर दिया जाता है कि आपको हाजिर रहना पड़ेगा, उसको बोलते हैं समन्स, बुलावा, गवर्नमेंट का बुलावा। ठीक है। नेक्स्ट बी पॉइंट, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, सर जनरल मीटिंग करवा सकता है वो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी बाईलॉ, मतलब तुम्हारे बाईलॉज में तुमने जो भी लिखा है ना कि इतने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, वो तो एक्ट है, एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस, बिल्कुल वैसे सर हो सकता है आपका बाईलॉ यानी कि जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ना, वैसे आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट में आपने लिखा है कि सर एटलीस्ट इतने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, वो भूल जाओ। अगर रजिस्ट्रार को लगे कि उसको आपका एजीएम करवाना है तो वो करवा सकता है क्या, हाँ करवा सकता है, लेकिन बाय गिविंग ऑफ नोटिस नॉट लेस देन 7 डेज। यानी कि सर अगर तुमने बुक्स में लिखा है ना कि भाई एटलीस्ट 20 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, सर भूल जाओ। रजिस्ट्रार सिर्फ 7 दिन की नोटिस पे एजीएम बुला सकता है। ठीक है। कॉल एजीएम एट नोटिस ऑफ एटलीस्ट 7 डेज, सिर्फ 7 दिन की नोटिस पे वो एजीएम बुला सकता है, उसके पास वो पावर है। एंड द लास्ट, सर ही मे समन एनी पर्सन who is reasonably believed to have knowledge of the affairs of the multi-state cooperative society and examine such person on oath, यानी कि उसको कसम दिलवा के, वो जैसा कोर्ट सिस्टम में होता है ना कि भाई कसम दिलवा के आपसे वो बात उगलवाई जाती है जो आपके खिलाफ यूज हो सकती है अगर आपने वो चीज गलत बताई है। सर यहां पर वही बोल रहा है, समन पर्सन, समन एनी पर्सन एंड एग्जामिन ऑन ओथ। गेटिंग क्लियर। सर 4 पॉइंट पढ़े अभी तक हमने। पहला, सर कब इंक्वायरी हो सकती है, सुओ मोटो कभी नहीं हो सकती, सिर्फ ये 4 लोगों के रिक्वेस्ट पे ही हो सकती है। कैसे होगी सर, वो तो उसके हिसाब से ऑथोराइज पर्सन कर लेगा। एटलीस्ट 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि भाई इंक्वायरी होने वाली है, जिससे कि सोसाइटी के लोग प्रिपेयर कर पाए कि भाई ठीक है जो भी क्वेश्चन पूछोगे हम उसके जवाब देंगे। राइट। और उसके पास क्या क्या पावर है रजिस्ट्रार के पास, 3 पावर बताया है। आ, वो हो गया। एंड नाउ फॉलो, द लास्ट वन इज फॉलो। फॉलो अप क्या है, सेंट्रल रजिस्ट्रार शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months of the date of receipt of report communicate the report of inquiry to multi-state cooperative society to which society is affiliated and the person or authority at whose instance the inquiry is needed। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि सर देखो, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने यहां पर इंक्वायरी कैसे की, क्या खुद के लिए की उसने, जी नहीं सर, सुओ मोटो तो किया ही नहीं है। उसने क्या किया है सर, इन लोगों की रिक्वेस्ट पे किया है। यानी कि कैन यू से कि सर ये करवाना किसको था, ये 4 में से किसी को करवाना था ना इंक्वायरी, इसलिए उन्होंने कहा कि सर एक बार रिपोर्ट आ जाए, एक बार रिपोर्ट आ जाए, उसके कितने दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट ये रिक्वेस्टिंग पार्टी को शेयर करना पड़ेगा, सर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है। सो मैं वो भी यहां पर लिख रहा हूं, इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट टू बी गिवन टू रिक्वेस्टिंग पार्टी, टू रिक्वेस्टिंग पार्टी विद इन 3 months, within 3 months from डेट ऑफ रिपोर्ट, जिस दिन को वो रिपोर्ट बना उसके 3 महीने के अंदर अंदर रिक्वेस्टिंग पार्टी को वो दे दिया जाए। बोलो गेटिंग क्लियर, दैट इज अबाउट द इंक्वायरी। सर अब हम पढ़ने वाले हैं इंस्पेक्शन, राइट। सर व्हाट इफ आई से कि अगर आपको इंक्वायरी आता है तो आपको इंस्पेक्शन आता है, पता है क्यों, देखो सर वापस, इंस्पेक्शन कब हो सकता है सर, ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम, रिक्वेस्ट पे ही हो सकता है। किन किन लोगों का रिक्वेस्ट, सर वही 4 लोग है क्या, हाँ सर, बस फर्क इतना है कि इस बार क्रेडिटर को उन्होंने यहां पर जोड़ दिया, तो ये रहा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, वही 4 पॉइंट सेम टू सेम, यस सर। अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, सर वही 15 दिन का नोटिस, यस सर। उसके पास पावर्स कौन कौन से अवेलेबल है, सिर्फ 2 पावर्स है, क्योंकि यहां पर इंस्पेक्शन है, इंक्वायरी नहीं करना है ना, इंस्पेक्शन है, तो इसीलिए उसने 2 ही पावर बोले हैं। पहला तो फ्री एक्सेस टू ऑल द बुक्स, वो तो सेम ही है। और दूसरा पॉइंट, एवरी ऑफिसर जो भी उनको लगे कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आ जा, तो वो हर एक ऑफिसर का ड्यूटी है सेल्फ फर्निश सच इंफॉर्मेशन
इन मेकिंग सच इंस्पेक्शन में रिक्वायर सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन किसी भी बंदे से वो मंगवा सकता है, एंड दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल रजिस्ट्रार। और इंस्पेक्शन रिपोर्ट लास्ट में सर वही सेम पॉइंट, इट शैल बी सबमिटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। यानी कि सर कैन यू से कि चाहे इंक्वायरी बोलो या चाहे इंस्पेक्शन बोलो, सर फर्क सिर्फ और सिर्फ उसके पावर्स में है रजिस्ट्रार के, बाकी सारे पॉइंट्स सेम है कि सर कब बुलाया जा सकता है ये 4 लोगों की रिक्वेस्ट पे। सर ये भी मैं लिख देता हूं, कितने टाइम का नोटिस देना पड़ेगा सर, एटलीस्ट 15 days अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा दोनों ही केस में, और दोनों ही केस में 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट का सबमिशन होगा टू दी रिक्वेस्टिंग पार्टी। सो इंक्वायरी या तो इंस्पेक्शन जो भी है। बोलो भाई, गेटिंग क्लियर? समझ में आ रहा है? इसी के साथ अपना ऑडिट ऑफ सोसाइटी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है समाप्त। ये तो कर लिया था ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी।